brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। 31 दिसंबर 1999 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा दुविधाओं की चादर में लिपटा रहेगा। दरअसल 24 दिसंबर को इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 को 5 आतंकियों ने मिलकर हाईजैक कर लिया था। ये प्लेन नेपाल की राजधानी काठमांडू से नई दिल्ली आ रहा था। इसमें 186 यात्री और चालक दल के लोग सवार थे। हाईजैकर्स प्लेन को अमृतसर, लाहौर और दुबई में उतारने के बाद अफगानिस्तान के कंधार ले गए। इस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा था। तालिबान ने आतंकियों को संरक्षण दे दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। हाईजैकर्स बदले में भारत की जेलों में बंद 36 आतंकियों की रिहाई और $20 करोड़ की मांग कर रहे थे। भारत सरकार ने शुरुआत में मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए यात्रियों को छुड़ाने की बात सोची थी, लेकिन परिवार वालों के दबाव और डिसीजन लेने में देरी के कारण उन्हें आतंकियों के आगे झुकना पड़ा। हालांकि समझौता 3 आतंकियों की रिहाई पर क्लोज हो गया था। फिर 31 दिसंबर 1999 को भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अजीत डोभाल तीनों आतंकियों को कंधार लेकर गए। किसी तरह अदला बदली पूरी हो गई। एक को छोड़कर बाकी सभी यात्री और केबिन क्रू जिंदा वापस लौट आए। कंधार एयरपोर्ट पर तालिबान ने जहाज की घेराबंदी कर रखी थी। कई सालों बाद ये भी सामने आया कि अदला बदली के समय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी भी मौजूद थे। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान खुले तौर पर आतंकियों को शह दे रहे थे। आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? दरअसल जिस आतंकी को बचाने के लिए पाकिस्तान और तालिबान एक साथ खड़े थे, 23 साल बाद उसी को पकड़ने के लिए दोनों में झगड़ा हो रहा है। पाकिस्तान तालिबान को हुक्म दे रहा है, उसको पकड़कर हमारे हवाले कर दो। तालिबान कह रहा है वो हमारे यहाँ नहीं है, तुम्हारे यहाँ होगा। वो कौन? ये कहानी जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की है। मसूद अजहर उन 3 आतंकियों में से एक था जिसे भारत को रिहा करना पड़ा था। तो आज हम जानेंगे मसूद अजहर की पूरी कहानी क्या है और उसको लेकर पाकिस्तान और तालिबान आपस में झगड़ क्यों रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू FM। अगर आपकी दिलचस्पी तालिबान, अफगान वॉर, सोवियत संघ जैसे विषयों में है तो आप कुकू FM को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग विधाओं में ऑडियो बुक्स का भंडार मिलता है। लल्लन टॉप के दोस्तों के लिए एक खास ऑफर भी है। LT50 का कोड डालने पर 50% की छूट। ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचिए। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां आज हम मसूद अजहर की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कस्बा है बहावलपुर। यहाँ के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे अल्लाह बख्श शबीर। मास्टर साहब का परिवार बहुत बड़ा था। उनके 11 बच्चे थे। सरकारी वेतन में उनका गुजारा संभव नहीं था, इसलिए वो डेयरी के साथ साथ मुर्गी पालन भी कर रहे थे। इसके अलावा शबीर मास्टर बगल की एक मस्जिद में मौलवी का काम भी करते थे। धार्मिक मसलों में एकदम कट्टर थे। उन्हीं शबीर मास्टर के एक दोस्त थे मुफ्ती सईद। वो कराची के एक मदरसे में पढ़ाते थे। उन्होंने शबीर मास्टर पर दबाव डाला कि वो अपने किसी बेटे को पढ़ने के लिए उनके साथ भेज दें। शबीर मान गए। उन्होंने अपनी तीसरी संतान अजहर को मुफ्ती सईद के साथ भेज दिया। अजहर ने कराची का बिनौरी मदरसा ज्वाइन कर लिया। जिस समय अजहर मदरसे में पहुंचे उस समय तक अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी की एंट्री हो चुकी थी। उनसे लड़ने के लिए मुजाहिदीन तैयार हो रहे थे। इन मुजाहिदीनों को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। मदरसों के जरिए नए लड़ाकों को रिक्रूट किया जा रहा था। कराची के बिनौरी मदरसे में हरकत उल अंसार का दबदबा था। उन्होंने मदरसे के लड़कों को अफगानिस्तान भेजने के लिए राजी कर लिया। इनमें से एक अजहर भी था। वो भी लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन लड़ने से पहले ट्रेनिंग जरूरी थी। ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई। अजहर इस ट्रेनिंग में फेल हो गया। इसके बावजूद वो लड़ाई में शामिल हुआ और उसको घायल होकर बाहर होना पड़ा। अजहर भले ही शरीर से कमज़ोर था, लेकिन उसकी बोली में तेज था। लोग उसकी बात सुनकर प्रभावित होते थे। उसके भाषण में ठहराव होता था। तब हरकत उल अंसार ने नए लड़ाकों को मोटिवेट करने का काम उसे सौंपा।
उसने जिहादी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात जमीयत-ए-उलेमा इस्लाम के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान खलील से हुई। मौलाना खलील के मदरसे पूरे पाकिस्तान में चलते थे। इन्हीं मदरसों से सीखे लोगों ने बाद में हरकतुल मुजाहिदीन और तालिबान जैसे संगठनों की स्थापना की। फिर आया साल 1989 का। सोवियत सेना अफगानिस्तान से बाहर चली गई। अफगान वॉर खत्म हो चुका था। ऐसे में अजहर को बाकी दुनिया में जिहाद का प्रचार करने भेजा गया। वो अफ्रीका के कई देशों में गया। उसने बड़ी संख्या में लोगों को रिक्रूट किया, उन्हें काफिरों पर हमले के लिए उकसाया। 1993 में अजहर यूनाइटेड किंगडम पहुंचा। उस समय उसकी उम्र महज 25 साल थी। उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यूके के मौलवियों ने अजहर के लिए रेड कारपेट बिछा दिया था। वो 1 महीने तक यूके में रहा। उसके 40 से अधिक भाषण वहाँ पर हुए। उस वक्त अजहर को बहुत कम लोग जानते थे। कई सालों बाद जब उसकी यूके ट्रिप का रिकॉर्ड बाहर आया, तब कई चौंकाने वाली जानकारियाँ भी सामने आईं। पता चला कि उसने मस्जिदों में घूम घूम कर जिहाद पर जोर दिया था। जब अजहर ने अपना संगठन खड़ा किया, तब उसमें शामिल होने के लिए लोग यूके से भी आए थे। उनमें से एक बर्मिंघम का रहने वाला मोहम्मद बिलाल था, जिसने सन 2000 में श्रीनगर में एक आर्मी कैंप के बाहर खुद को उड़ा लिया था। इस घटना में 6 सैनिक और 3 छात्रों की मौत भी हुई थी। वर्ल्ड ट्रिप पूरी करने के बाद अजहर अपने संगठन में खासा पॉपुलर हो चुका था। उसे मौलाना मसूद अजहर के नाम से जाना जाने लगा था। 1994 में उसका ध्यान भारत की तरफ गया। भारत में बाबरी मस्जिद गिराई जा चुकी थी। जम्मू कश्मीर में चरमपंथ को रोकने के लिए भारतीय सैनिकों की तैनाती बढ़ गई थी। मसूद अजहर के सीने पर सांप लौट रहा था। वो किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर को अलग थलग करने पर आमादा था। इसके लिए वो किसी भी हद तक खून बहाने के लिए तैयार था। जनवरी 1994 की ये बात है। ढाका से वली एडम ईसा नाम का एक व्यक्ति दिल्ली आया। उसके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट था। वो दिल्ली के कई पॉश होटलों में रुका, फिर बाबरी मस्जिद देखने गया। उसके बाद वो कश्मीर चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात हरकत के 2 कमांडर्स से हुई। मसूद अजहर कश्मीर में कुछ कर पाता, उससे पहले ही वो पकड़ लिया गया। उस समय सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्होंने किस शख्स को पकड़ा है, लेकिन कुछ ही समय में इसका असर दिखाई देने लगा। 1995 में हरकत के आतंकियों ने 5 विदेशियों को किडनैप कर लिया। उन्हें छोड़ने के बदले मसूद अजहर की रिहाई की मांग की गई। इस मांग को ठुकरा दिया गया। एक विदेशी बंधक किसी तरह भाग निकला। बाकियों का कभी कोई पता नहीं चला। माना जाता है कि उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा एक बार जेल तोड़कर भी मसूद अजहर को छुड़ाने की कोशिश की गई। वो कोशिश भी फेल रही। फिर दिसंबर 1999 में प्लेन हाईजैक कर कंधार ले जाया गया। हाईजैकर्स की मांग के आगे भारत सरकार ने सरेंडर कर दिया। इसी अदला बदली में मौलाना मसूद अजहर भी भारत की गिरफ्त से निकल गया। छूटने के तुरंत बाद मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की। इसके बाद से इसके आतंकियों ने जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर भारतीय लोगों के ऊपर आतंकी हमले किए हैं। कई हमलों में जैश-ए-मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली, कईयों में वो अपनी भूमिका से पीछे हट गया। जिन बड़े हमलों में जैश-ए-मोहम्मद का नाम आता है, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। अक्टूबर 2001, जम्मू कश्मीर विधानसभा। जैश के 3 आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी विधानसभा के मेन गेट से टकरा दी। इस घटना में 38 लोग मारे गए थे। दिसंबर 2001, भारत की संसद पर हमला हुआ। इसमें 9 लोगों की मौत हुई। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन गए थे। जनवरी 2016, पठानकोट एयरबेस पर हमला। जनवरी 2016, मज़ार-ए-शरीफ में इंडियन मिशन पर हमला। सितंबर 2016, उरी में इंडियन आर्मी के कैंप पर हमला। फरवरी 2019, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सैनिकों के काफिले पर हमला। दिखावे के तौर पर पाकिस्तान ने 2002 में जैश-ए-मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, लेकिन भीतर खाने ये खबर चलती है कि जैश को खुफिया एजेंसी ISI का सपोर्ट मिला हुआ है। वही जैश के आतंकियों को भारत की सीमा में घुसाती है। मसूद अजहर खुलेआम पाकिस्तान में घूमता रहा, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। 2009 से ही UN में मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की मांग हो रही है। जानकारों की माने तो पाकिस्तान सरकार के आग्रह पर चीन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लगा देता है। चीन ने मई 2019 में अपना वीटो हटा लिया। अब मसूद अजहर UN द्वारा घोषित आतंकी है। आज हम मसूद अजहर की चर्चा कर क्यों रहे हैं?
इसलिए कर रहे हैं कि मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान और तालिबान आपस में उलझ गए हैं। पाकिस्तान की जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने तालिबान को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि तालिबान सरकार मसूद अजहर को लॉकेट, रिपोर्ट और अरेस्ट करने में मदद करे। पाकिस्तान का दावा है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में छिपा हुआ है और तालिबान ने उसे शरण दे रखी है। चिट्ठी में अफगानिस्तान के नांगरहार और कुनार का भी जिक्र किया गया है। संभावना ये जताई गई है कि वो इन्हीं 2 जगहों में छिपा हो सकता है। जब इस बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से पूछा गया, उन्होंने कोई बयान देने से मना कर दिया। तालिबान पिछले बरस ही सत्ता में वापस आया है। उसका दावा है कि अफगानिस्तान की धरती पर आतंकियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। रपट छपने के बाद तालिबान का भी एक बयान आया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, जैश ए मोहम्मद का सरगना अफगानिस्तान में नहीं है, ये शख्स पाकिस्तान में हो सकता है। वैसे भी हमसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया है, हमने बस खबरों में सुना है, ये सत्य नहीं है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी मसूद अजहर के अफगानिस्तान में होने के दावे का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि बिना सबूत या दस्तावेज के आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए, इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान मसूद अजहर को खोज क्यों रहा है। ये मसला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, उसे विदेशी संस्थाओं और दूसरे देशों से मदद चाहिए, लेकिन ग्रे लिस्ट में होने के कारण मदद नहीं मिल पा रही है। अगले महीने FATF की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें पाकिस्तान के भविष्य पर फैसला हो सकता है। FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालता है या नहीं, ये काफ़ी हद तक इस पर निर्भर है कि पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद आतंकियों से कैसे निपटता है। इसमें एक बड़ा नाम मसूद अजहर का है। पाकिस्तान का दावा है कि अजहर उसके यहाँ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके भाषण और लेख छपते रहते हैं। इसमें वो तालिबान की तारीफ भी करता है। इसी को लेकर पाकिस्तान सरकार परेशान चल रही है। आगे क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, कौन झूठ बोल रहा है? कमेंट कर बताना ना भूलें। इस मसले पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। जाते जाते एक और काम की सूचना, मज़ेदार शोज और चौकस किस्से अब आपको मिलेंगे ऑडियो फॉर्मेट में भी। कहाँ? लल्लन टॉप बाजा पर। तो डाउनलोड कीजिए द लल्लन टॉप ऐप। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। कल फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।